होगा पूरा। और देश सहित दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर लगातार बैठकों का दौर और इसी कड़ी में जब बात की जा रही है प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक जिसकी अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और साथ ही साथ सीडीएस और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर हो रही है। इस बैठक में ना सिर्फ तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो शामिल हैं, इसके अलावा सीडीएस इस बैठक में शामिल हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी रक्षा मंत्री के साथ इस बैठक में मौजूद हैं। तो लगातार महत्वपूर्ण बैठक का दौर और इस दौरान ये एक और उच्च स्तरीय बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुधाकर जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, जानना चाहेंगे लगातार अगर देखा जाए पिछले कुछ 48 घंटों में अगर देखें तो उच्च स्तरीय बैठक जो हैं वो यहाँ देखने को मिल रही हैं। निखिल, बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री निवास पर। और देखिए पूरी जो स्थिति है बीते 24 घंटे में या 48 घंटे में आप कहे तो एक तरह से मुझे लगता है इस बैठक में पूरी समीक्षा की जा रही होगी। एक तरह से ये दिन भारतीय सेना के शौर्य को सेलिब्रेट करने का भी है। किस तरह से हमने एक भारतीय सेनाओं ने खास तौर पर अपनी मारक क्षमता दिखाई, जो दुश्मन के भीतर तक जाकर उसके घर में घुसकर किस तरह से हम नुकसान करने में, उनको आहत करने में कितना सक्षम है, वो क्षमता हमने दिखाई। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जरूर ये बैठक पीएम मोदी ने एक भारतीय सेनाओं को कॉम्प्लीमेंट भी किया होगा। तो साथ ही साथ एक कॉशियस अप्रोच के साथ भारत अब आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हमारे पास हमारे पड़ोस में एक हॉस्टाइल मुल्क है और हम जानते हैं कि वो टेररिज्म हो या इस तरह की तमाम जो टूल्स है उसका इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में विश्वास करना भारत के लिए तुरंत बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन निश्चित तौर पर जो लक्ष्य भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तय किए थे उसको हासिल किया है। तो लेकिन अब उससे आगे आगे बढ़कर भारतीय सीमाओं की, भारत के लोगों की कैसे सुरक्षा की जा सके, उसको बनाए रखा जा सके, तो मुझे लगता है कि उसकी एक रणनीति बन रही होगी इस बैठक में। जी बिल्कुल सुधाकर, और इसके साथ साथ क्योंकि जिस तरीके से लगातार जब हम घटनाक्रम की बात करते हैं, कल रात की भी अगर बात की जाए तो सेना की तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि जो बीती रात थी पूरी तरीके से हमने देखा एक शांति का माहौल रहा और जिस तरीके से सामान्य जो अगर कहा जाए जो स्थिति है वो सामान्य नज़र आई। लेकिन आज क्योंकि अगर हम जब देखते हैं डीजीएमओ की जो महत्वपूर्ण वार्ता है वो भी अब से कुछ देर बाद होनी है और उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक, क्या मायने इस बैठक के माने जाएं? देखिए, आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी सर्विसेज चीफ को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अपनी तरफ से निर्देश दे रहे हैं, तो बल्कि विदेश मंत्री हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, वो भी अपनी तरफ से पीएम मोदी को पूरी जानकारी देते हुए। तो एक तो मुझे लगता है कि जरूर भारत ने कुछ कंडीशंस, प्री कंडीशन सेट किए होंगे इस डीजीएमओ की बातचीत में, ताकि पाकिस्तान दोबारा इस तरह का दुस्साहस ना करे। ये भी साफ किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान दोबारा दुस्साहस करता है तो कल जैसे डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि भारत का रिस्पॉन्स फेयर्स होगा, प्यूनिटिव होगा, तो वो एक बात जरूर मुझे लगता है कि डीजीएमओ की बैठक में दोहराई जाएगी। तो साथ ही साथ एक जो भारत का पूरा एक संसाधन, सामर्थ्य, इच्छा शक्ति इस पूरे अभियान में दिखी है। देखिए, हमने जब जरूर इस बात को मुकुल एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो सीमा पार जाकर हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। उसके बाद एयर स्ट्राइक में हमने हमारी वायु
सेना ने पीओजेके में जाकर जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन इस बार हमने सिर्फ पीओजेके में कार्रवाई नहीं की, बल्कि हमने पाकिस्तान के भीतर जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, और सिर्फ 1 या 2 नहीं, 9 ठिकानों को। तो एक बड़ा ऐलान भारत की तरफ से कि अब आतंक कहीं भी किस जमीन से आएगा तो उस जमीन को हम एक तरह से मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और वही दिखाया गया। और हमने जब अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया तो एक बार उसको असर्ट भी किया जाएगा आने वाले समय में भी कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर उसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए आगे अब कैसे एक अलर्टनेस रहे भारतीय सीमाओं पर, तैयारी रहे, और एक तरह से किस तरह से आगे बढ़ा जाए इस मसले को लेकर, तो उस पर बातचीत हो रही होगी। बिल्कुल सुधाकर, ना सिर्फ आगे की रणनीति बल्कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी हमने देखा और पूरा जो विश्व है उसने देखा कि भारत की जो जंग है वो आतंकवाद के खिलाफ है, फिर चाहे किसी भी कोने में छिपके आतंकी बैठे हों उनको छोड़ा नहीं जाएगा, नेस्तनाबूद किया जाएगा, और इस बात की बानगी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी। बिल्कुल, देखिए, और किस तरह से 100 से ज्यादा हमने आतंकियों को मार गिराया है। उसमें दर्जनों एक ऐसे लोग थे जिसके बारे में कहा जाता था दुनिया को कि अब वहाँ मौजूद ही नहीं है। अब वो दुनिया के सामने खुलासा हुआ, चाहे IC-814 की हाईजैकिंग में शामिल रहे लोग हों या जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहे लोग हैं, उनको हमने न सिर्फ मौत के घाट उतारा उन आतंकियों को, बल्कि पाकिस्तान का एक चेहरा भी इस पूरे अभियान में दिखा कि किस तरह से आतंकी जनाजे को पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार सलाम करती है। तो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखा, तो एक तरह से दुनिया के सामने भी एक्सपोज किया इस अभियान के जरिए भारत ने। और भारतीय सेनाओं के का जो रिस्पॉन्स था पाकिस्तान के हरकतों के जवाब में, तो उस तरह से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सैन्य बल का जो आत्मरक्षण सिस्टम है तो वो पूरा एक्सपोज हो गया कि वो भारत के सामने टिक नहीं सकते। और शायद यही वजह है कि 3 दिन के भीतर उनको घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, उनको भारत के DGMO को कॉल करना पड़ा। लेकिन निश्चित तौर पर एक कॉशियस अप्रोच इसलिए भी क्योंकि हमने देखा जो फायरिंग के स्टॉपेज के बाद भी पाकिस्तानी सेना की जिस तरह की हरकत रही, तो उसमें अब किसी तरह की भारत चाहे कितना भी आश्वासन पाकिस्तान दे ले, ढील नहीं देने वाला। इसको लेकर मुझे लगता है PM मोदी को भारतीय सेनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो आश्वस्त कर रही होंगी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से अलर्ट हैं, पूरी तरह से क्षमतावान हैं, और देश को किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर एक स्पष्ट नेतृत्व PM मोदी का, और हम देख रहे हैं कि हर 12, 14, 15 घंटे के बाद वो पूरी स्थिति की किस तरह से रिव्यू कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वो एक काफी महत्वपूर्ण रहा। और जाहिर तौर पर लगातार उच्च स्तरीय बैठक जो है वो चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुधाकर आपका। और इन तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इसके अलावा NSA जो हैं वो बैठक में मौजूद हैं, CDS मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख, विदेश सचिव इस बैठक में मौजूद। तो जाहिर तौर पर हर घटनाक्रम की जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं, और उसके साथ साथ आगे की रणनीति कैसी रहनी चाहिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इस पर भी जाहिर तौर पर इस बैठक में जो मंथन है वो चल रहा है। और खासतौर से जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक अलग ही प्रोपेगेंडा जो चलाया गया, इस क्रम में जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो वहाँ भी पाकिस्तान की ओर से कई भ्रामक वीडियो लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के DG ISPR ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में भारत के एक निजी न्यूज़ चैनल के एक पूरे वीडियो क्लिप के एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करके दावा किया है कि भारतीय एयरफील्ड को नष्ट कर दिया गया है। PIB फैक्ट चेक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि दरअसल ये पाकिस्तान द्वारा अपने ही लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास है, जिसमें उसने फर्जी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया है। पूरे वीडियो में वास्तविक कहानी यह दिखाती है कि असल में न्यूज़ चैनल भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरफील्ड को नष्ट करने की बात कर रहा था, और इस तरह PIB फैक्ट चेक में पाकिस्तानी सेना द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक सूचनाओं को सिरे से खारिज करते हुए धता बताया है। लगातार फेक नैरेटिव बनाने की पाकिस्तानी सेना का ये रवैया हैरान करने वाला है, और लगातार इस तरह की ही जो फुटेज हैं वो जारी की जा रही हैं।
तो जो सच्चाई है वो जानना बेहद ज़रूरी, और लगातार डीडी न्यूज़ अपने दर्शकों तक ये सच्चाई पहुंचा रहा है। लगातार आपसे अपील भी हम कर रहे हैं कि जो भ्रामक इस तरह के वीडियो आते हैं उन पर आप विश्वास ना करें, उनको फॉरवर्ड ना करें। वहीं भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद आतंकियों के जनाजे की तस्वीर जो सामने आई है, इन तस्वीरों से एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का नापाक गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, सरकार और पुलिस के शीर्ष अधिकारी एक वैश्विक आतंकवादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तस्वीर में सबसे आगे सफेद कपड़ों में खड़ा यह लश्कर का आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ है। भारत के इस खुलासे के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो अब पाकिस्तानी सेना ने बेहद ही बचकाना एक बयान दिया है, सफाई अपनी दी है। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग में यह दावा किया कि अंतिम संस्कार में अन्य सैन्य कर्मियों के साथ लश्कर के आतंकवादी की वायरल तस्वीर वास्तव में एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता की है। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तानी सेना का यह दावा एक बड़ा झूठ और पूरी तरह से सच पर पर्दा जो है डालने वाला है। अमेरिकी ट्रेसी नोट के अनुसार पाकिस्तानी सेना द्वारा पेश किए गए आदमी का विवरण, जिसमें जन्म तिथि और यहां तक कि राष्ट्रीय पहचान संख्या भी शामिल है, लश्कर आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ से बिल्कुल मेल खाती है। इस बात के दस्तावेज भी अब दुनिया के सामने आ गए हैं कि आतंकी के जनाजे में लश्कर का आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ही शामिल हुआ था। आपको बता दें कि हाफिज अब्दुल रऊफ OFAC प्रतिबंधों के तहत एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित है। सबसे बड़ी हैरानी की जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान के डीजी ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में बैठे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर्मियों ने इस बड़ी गलती और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की स्वीकारोक्ति को कवर नहीं किया। तो लगातार पाकिस्तान का जो सफ़ेद झूठ है वो बेनकाब होता जा रहा है और पूरा दुनिया, पूरी विश्व जो है उसको देख रही है कि असली चेहरा क्या है। फिलहाल बुलेटिन में हम यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के अगले दौर की वार्ता की शुरुआत होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ के बीच इस कवायद का मकसद समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करना है। दरअसल दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार वातावरण के कारण समझौते को 2 चरणों में पूरा करने पर सहमत हुए हैं। जानकारी के अनुसार EU का दल जो है वो 11वें दौर की वार्ता के लिए यहाँ होगा और यह बातचीत 16 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले 10वें दौर की वार्ता में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और सरकारी खरीद में बाजार की पहुंच से संबंधित प्रस्तावों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत को एक अहम वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए लिखा है, मैं 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के माध्यम से मालदीव को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। समय पर की गई है सहायता मालदीव और भारत के बीच के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। यह मदद आर्थिक लचीलेपन के लिए राजकोषीय सुधारों को लागू के सरकार के प्रयासों को गति देगी। तो अब्दुल खलील जिन्होंने X पर ये पोस्ट कर जानकारी साझा की। और अब बात करते हैं आज के दिन की। आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा के इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज देश के साथ साथ पूरी दुनिया में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गया के महाबोधि मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। इसके अलावा
अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पावन स्नान करते हुए दिखाई दिए। न सिर्फ हरिद्वार बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम पे डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। श्रीलंका में आज बौद्ध कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन वैसाख पोया को मनाया जा रहा है। श्रीलंका के शहर नुवारा एलिया में राज्य वैसाख महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। वैसाख पोया पूरे द्वीप में गहरी आध्यात्मिक भक्ति और जीवंत सार्वजनिक प्रदर्शनों के साथ मनाया जा रहा है। नुवारा एलिया में हजारों श्रद्धालु वैसाख उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मंदिरों, सड़कों और घरों को रंग बिरंगी लालटेनों और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले पंडालों से सजाया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने बीते शनिवार को बौद्ध वर्ष 2569 के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया था। समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को मान्यता देने के लिए भी श्री संन्यास पद प्रदान किए गए। सरकार ने 10 से 16 मई को राज्य वैसाख सप्ताह घोषित किया है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैसाख दिवस पर दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने करुणा, सहिष्णुता और निस्वार्थ सेवा की है। बुद्ध की शिक्षाओं और उनके मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वैसाख दिवस पर मैं दुनिया भर में बौद्धों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वे बुद्ध के जन्म, ज्ञान और परिनिर्वाण का स्मरण करते हैं। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार समझौता हो गया है। वार्ता के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए समझौते की बात कही। वहीं चीनी अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्ष महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंच गए हैं और एक नया आर्थिक वार्ता मंच शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। जिनेवा में हुई वार्ता का ब्यौरा आज सामने आएगा। वार्ता के बाद अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बहुत महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता में पर्याप्त प्रगति हुई है और इस समझौते की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय $1200 अरब के व्यापार घाटे में है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। चीन के उप वाणिज्य मंत्री ली चेंगगोंग ने कहा है कि दुनिया के लिए ये अच्छी खबर होगी। मध्य नाइजीरिया के बेनुए राज्य में 4 अलग अलग हमलों में बंदूकधारियों ने 23 लोगों की हत्या कर दी। ये हमले शनिवार रात 4 गांव में हुए। रेड क्रॉस के एक अधिकारी ने बताया कि उकुम इलाके में 8 लोग मारे गए, जबकि पास के लोगों में 9, गोमा और क्वांजे में 3 लोग मारे गए। उन्होंने बताया कि कई अन्य भी इस दौरान घायल हुए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर इंडियन क्रिकेट से जुड़ी हुई। दरअसल विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इस बात की घोषणा उन्होंने की है अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में। विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में। विराट कोहली ने कहा है कि 14 साल हो गए हैं जब मैंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में बैगी ब्लू पहना था। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रारूप मुझे किस सफ़र पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। विराट कोहली ने 123 टेस्ट में 30 शतक और 31 अर्धशतकों की मदद से 9,230 रन बनाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे विराट कोहली जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, 9,230 रन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने अभी तक बनाए हैं। और इसके साथ ही जो उन्होंने अपना संदेश उसमें लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहां तक पहुंचूंगा। आपको बता दें, विराट कोहली ने करीब 123 टेस्ट में 30 शतक और 31 अर्धशतकों की मदद से 9,230 रन अभी तक बनाए हैं। इस बात की घोषणा विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में की और
साथ ही अब से हमने देखा था 2 दिन पहले, अगर बात की जाए रोहित शर्मा, उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।